गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक नई बुक शुरू करने वाले हैं, वितान, जिसके अंदर 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है हमारा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, लता मंगेशकर को आज पढ़ेंगे हम। जो लिखा है कुमार गांधर्व जी ने, ठीक है। लता मंगेशकर जो लिखी है कुमार गांधर्व जी ने, ओके। तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे। इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए वो देखेंगे, ठीक है। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर में मेरे कानों में पड़ी। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का सा नहीं लगा। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा और गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर, ठीक है। तो गांधर्व जी यहाँ पे लता मंगेशकर की बात कर रहे हैं कि एक दिन मैं ऐसे रेडियो लगाया तो मेरे को एक आवाज़ सुनाई दी कि वो कैसी किसकी है, और मैं इसमें मुग्ध हो गया। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, याद रखने की ज़रूरत है, दीनानाथ मंगेशकर। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूर जहाँ का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था, ठीक है। तो लता के पहले कौन थी? नूर जहाँ। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई, कि अब देखो उसी क्षेत्र में आई है कला संगीत के में, लेकिन उनसे आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां। कला के अंदर विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए, ठीक है। कि विलायत खां कौन थे? सितार वादक थे यहाँ पे। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। हर कोई, मुझे पता है यहाँ पे सुनते होंगे, आप लोग भी सुनते होंगे लता जी के गाने, और मुझे भी बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी क्षमता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय किसको जाता है? लता जी को जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? लता जी को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। ध्वनि मुद्रिका क्या है? यहाँ पे एक लिपि है, ठीक है। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह, ये रागों के नाम है और ये ताल है, वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% यह गानपन मौजूद है, ठीक है, मिलेगा।
लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह है गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। ठीक है, तो लता की लोकप्रियता क्या है यहाँ पे? पहला तो गानपन, दूसरा है स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूर जहाँ भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्थान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। अब 3 चीज़ें हो गई ना यहाँ पे, गानपन, स्वरों की निर्मलता और कोमलता और मुग्धता। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वहीं उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चारण। उसके गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय उसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कंठता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल्दल्य और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होनी आवश्यक है और वह लता के पास निसंशय है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए गाने को चित्रपट के किसी गाने का एक और आघात खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दिनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। ऐसा मैं मानता हूँ किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपटा संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक गीत प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाता है, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैलचित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वहीं गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वाले से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी उतनी कुशलता और रसोत्तकता से कैसे गा सकेगा? क्या
नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बढ़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है और उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती ही जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषय का अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी इसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जला राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियाँ, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व सरसानुकूल उपयोग चित्रपट के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनविकसित सम्राज्ञी है और भी कई पार्श्व गायिकाएं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसे कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होते हैं। ऐसा कलाकार आज हम सबके बीच में है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा हमारा भाग्य है। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पे अनविकसित मतलब होता है बेताज। ठीक है, और यहाँ पे पर्जन्य का मतलब होता है बादल। ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज़ हम लास्ट में करेंगे। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब पूरी ये वितान कंप्लीट हो जाएगी, तब हम इसके एमसीक्यू में करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।